गुड इवनिंग दोस्तों। तो चलिए आज का टॉपिक कर रहे हैं सर। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं, नेम ऑफ द टॉपिक इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जो टॉपिक है ये आपको 10 नंबर दिलाने वाला है। सर 10 नंबर कंफर्म है? देखो 10 नंबर तो कंफर्म ही है, इसमें से एक 10 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका लक फेवर किया तो एक एक्स्ट्रा 5 नंबर और मिल सकता है, लेकिन 10 नंबर मिनिमम एश्योरेंस लेके चलो। 10 मार्क्स कंफर्म है, यू विल गेट 10 मार्क्स फ्रॉम द चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहुत 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 इजी टॉपिक। तो चलिए समझते हैं सर। देखो इन सिंपल वर्ड्स एक चीज ध्यान रखना कि आपने पढ़ा था ना, 5 हेड्स ऑफ इनकम होती है। वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स। कोई भी इनकम अगर इन पांचों हेड्स में नहीं आ रही है तो वो इनकम अदर सोर्सेज में आएगी, प्रोवाइडेड वो एग्जेम्प्टेड ना हो। एग्जेम्प्टेड मतलब क्या होता है सर? एग्जेम्प्टेड मतलब होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है इस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं देना है, दैट इनकम इज एग्जेम्प्टेड इनकम, बताया हुआ रहता है। तो अगर एग्जेम्प्टेड इनकम है तो यहां पे कंसीडर नहीं करना है। अगर एग्जेम्प्टेड नहीं है और 4 हेड्स में नहीं आ रही है तो दैट इनकम विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कुछ स्पेसिफिक इनकम इसी हेड्स में चार्जेबल होती है। क्या है मैं बताता हूं। ये रेलेवेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? देखो वैसे तो काम क्या नहीं है अभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वन शॉट। ये सब हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स में चीजें पढ़ते हैं जब हमारी रेगुलर क्लासेस होती है। वन शॉट में दरकार नहीं है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड और मार्क्स मिलना ही मिलना है। सकता है नॉलेज में कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कुछ किया नहीं जा सकता, वन शॉट में तो हमें करना ही पड़ेगा। हाँ बट ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट सेट है, आप इसको करके जाओ, एग्जाम में आपको 10 on 10 मिलना ही मिलना है। तो देखिए सर, रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग मतलब बेसिकली फिर भी मैं बताता हूं। जैसे अपने याद है अकाउंट्स में आप पढ़ते थे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। तो आप इनकम किस बेसिस पे लोगे? आप जो रेगुलर अपना मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न अप्लाई करने के लिए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, वही फॉलो करना है। इफ यू आर फॉलोइंग कैश बेसिस तो कैश बेसिस पे इनकम टैक्सेबल होगी, और इफ यू आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस तो एक्रूअल बेसिस पे इनकम टैक्सेबल होगी। चलिए सर, अब कुछ कुछ इनकम जो स्पेसिफिकली इसी हेड में टैक्सेबल होती है, क्या होती है? डिविडेंड इसी हेड में टैक्सेबल होता है। सर ये क्या है? एक्सेप्ट डिविडेंड अंडर सेक्शन 115 वो काट दो, तुम्हारे काम का नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, कोई भी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। कैजुअल एंड नॉन रेकरिंग इनकम मतलब सर दो चार नाम बताइए। लॉटरी इनकम, क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, दीज ऑल इनकम्स विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो मैंने यहां पे दे दिया है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज, मतलब आपके पास पैसा है, आप बता नहीं पा रहे हो कहां से आया है। आपके पास वेल्थ है, आप बता नहीं पा रहे हो कहां से आया है, दैट इज अनडिस्क्लोज सोर्स, उसको इनकम मान लिया जाता है। तो उस पे टैक्स है लेकिन पूरा टैक्स नहीं है, 78% टैक्सेबल है, बस ये याद रखिए। अगर वैकेंट लैंड है, उससे रेंट आ रहा है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। एग्रीकल्चरल लैंड से कोई इनकम आती है, अगर वो इंडियन एग्रीकल्चरल लैंड है और इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम है तो एग्जेम्प्टेड है, अगर आउटसाइड इंडिया है टैक्सेबल है। सबलेटिंग, सबलेटिंग मैंने हाउस प्रॉपर्टी में बताया था, आप किसी से प्रॉपर्टी रेंट पे लेते हो और आप किसी और को रेंट पे देते हो, दैट इज नोन एज अ सबलेटिंग। तो सबलेटिंग से भी जो इनकम आती है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एमपीज एमएलएज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एग्जामिनेशन फी रिसीव बाय टीचर फ्रॉम द नॉन एम्प्लॉयर एज अदर सोर्सेज। सर इंप्लॉयर हो तो सैलरी में चला जाएगा। डायरेक्टर सिटिंग फी, रिमेंबर नॉट ओनली फी, सिटिंग फी, डायरेक्टर सिटिंग फी इज टैक्सेबल एज आईएफओएस, एंड अगर नॉर्मल डायरेक्टर्स फी हो दैट विल बी टैक्सेबल एज सैलरी। डायरेक्टर्स कमीशन, डायरेक्टर्स कमीशन ग्रेचुइटी रिसीव बाय द डायरेक्टर नॉट एज एन एम्प्लॉई। इसी तरह डायरेक्टर्स फी रिसीव बाय एम्प्लॉय डायरेक्टर नॉट एज एन एम्प्लॉई, तो वो टैक्सेबल अदर सोर्सेज में होगा। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम यूआरपीएफ टैक्सेबल एज अदर सोर्सेज होगा। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली ऑफ डिसीज्ड पर्सन टैक्सेबल होगा आईएफओएस में। इसमें कुछ एग्जाम्पशन है वो मैं बताऊंगा अभी, वैसे नॉर्मल सी चीज है, अभी याद रख सकते हो। दैट इज जो अमाउंट मिला उसका लोअर एग्जेम्प्ट होगा। व्हाट इज द लोअर सर? एक तो है ₹15,000, दूसरा जो अमाउंट मिला उसका 1/3, विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्टेड एंड बाद बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन कंपेंसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी टैक्सेबल एज आईएफओएस। कंपेंसेशन और एनी अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और द मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सी चीजें ध्यान रखना।
In following income are taxable as IFOS if not taxable as PGBP. Interest on securities and interest on bank deposits with companies. अगर कुछ होगा, अगर वो PGBP में taxable नहीं है with companies not with the banks, तो वो कहाँ taxable हो जाएगा? IFOS में. Employees contribution to provident fund received by the employer. ये कहाँ taxable हो जाएगा? अगली इनकम इफ नॉट रेमिटेड बिफोर द ड्यू डेट टैक्सेबल हो जाएगा. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम, ये किसके लिए टैक्सेबल होगा? एम्प्लॉयर के लिए. इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑन हायर, ऑन हायर मतलब रेंट पे हम प्लांट मशीनरी एटसेट्रा देते हैं, दैट विल बी आल्सो टैक्सेबल एज IFOS. इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट, अगर याद है मैंने हाउस प्रॉपर्टी में बताया था, इफ व्हेन लेटिंग ऑफ बिल्डिंग इज इनसेपरेबल फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर मतलब अदर एमिनिटीज, तो इन सच अ केस ये या तो PGBP में टैक्सेबल होता है या IFOS में टैक्सेबल होता है. मैंने बताया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अगर रेंट मतलब कॉम्पोजिट रेंट है वो इनसेपरेबल है, तो इन सच सर्कमस्टेंसेस अगर आपका इसका बिजनेस है तो आप वो PGBP हेड में लेके जाओगे. अगर आप ये कभी ऐसी अपना प्रॉपर्टी किसी को दे रहे हो ऑलरेडी मतलब विद फर्निश्ड अकोमोडेशन, तो इन सच केस दैट विल बी टैक्सेबल एज IFOS. सम रिसीव फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी IFOS, इंश्योरेंस कमीशन IFOS, इनकम फ्रॉम रॉयल्टी IFOS. ये सब याद रखना. सर डिविडेंड के बारे में डिटेल नहीं समझना है. डिविडेंड विल बी टैक्सेबल. डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी ऑल विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS. हाँ, अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलता है उसमें TDS कटता है, वो भी 25,000 से ऊपर का डिविडेंड पूरे साल में हो तो, बट उसका इनकम से कोई रिलेवेंस नहीं है. अब आइए नेक्स्ट पार्ट. अब कैजुअल इनकम्स कहाँ टैक्सेबल होती है? ऑल कैजुअल इनकम विल बी टैक्सेबल एज IFOS. कैजुअल इनकम मतलब विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स एटसेट्रा. तो बेसिकली ध्यान रखना ये सारे के सारे टैक्सेबिलिटी होती है अदर सोर्सेज में. इसमें टैक्सेबल होता है 30% टैक्स लगता है और सरचार्ज होता है और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है. ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये टैक्स का कोई काम है? अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है. हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या होता है जैसे आपने लॉटरी इनकम 100 रुपया अर्न की तो उसमें 30% TDS डिडक्ट करके आपको 70 रुपया मिला. तो अब जब इनकम कंसीडर करोगे तो 100 रुपया ही कंसीडर करना पड़ेगा, ये 70 रुपया नहीं लोगे. तो अगर इनकम आपको 70 रुपया दी रहती है तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 में एंड फिर उसके बाद इनकम कंसीडर करनी पड़ेगी. कैसे मैं बताऊंगा सम्स के थ्रू. अच्छा, इन सब कैजुअल इनकम से रिलेटेड कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. कोई भी खर्चे करोगे उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा. सर मैंने लॉटरी टिकट खरीदी थी, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. ठीक है, इतना ध्यान रखना. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज विल बी टैक्सेबल एज IFOS. ठीक है, और ज्यादा ध्यान ही नहीं रखना है हम लोगों को क्योंकि बहुत सारा डिटेल्स है. मैं तो ये CA इंटर के बच्चों को भी इसी से पढ़ाता हूं, तो इतना डिटेल्स तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है. मैं जितना बता रहा हूं सिर्फ उतना ध्यान रखना और एक्स्ट्रा कुछ नहीं ध्यान रखना. बहुत 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 इजी टॉपिक है. एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरीज को ग्रॉसअप कैसे करते हैं, दिस इज द थिंग. अगर तुमको नेट अमाउंट दिया रहे तो बस ये अप्लाई कर देना, यू विल गेट द ग्रॉस अमाउंट एंड दैट विल बी शोन एज इनकम फ्रॉम IFOS, जो अभी अभी मैंने बताया था. ये आपकी इनकम फ्रॉम IFOS में दिखाई जाएगी. ठीक है. अच्छा, अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, कहां से मिलता है सर? अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से और वो एग्जेम्प्ट होगा कितने एक्सटेंट तक? इंडिविजुअल्स के लिए 3,500 एंड जॉइंट अकाउंट में 7,000. मतलब जॉइंट अकाउंट है तो मतलब बेसिकली मम्मी पापा के साथ आपका अकाउंट एक अटैच्ड है, तो दैट इज नोन एज अ जॉइंट अकाउंट. जॉइंट अकाउंट में 7,000 तक का अमाउंट इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड है और अगर ये इंडिविजुअल है तो 3,500 तक का एग्जेम्पशन है. और कुछ पढ़ना है? और कुछ पढ़ना है? नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे. इसको पढ़ लेना. रिसिप्ट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल और HUF फ्रॉम इनएडुकेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन. तो देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर आपको कुछ भी पैसा मिले चाहे आप HUF हो चाहे इंडिविजुअल हो, इनएडुकेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, दैट इज अ गिफ्ट, तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है? वो IFOS में टैक्सेबल होगा. कब टैक्सेबल होगा? नंबर 1 सेक्शन 56, मतलब ये अल्टीमेटली जो अपना टैक्सेबिलिटी अंडर IFOS होगी, कब होगी? अगर गिफ्ट मिलता है वो रिसिपिएंट के लिए कैपिटल एसेट है तभी वो बेसिकली क्या होगा? IFOS में आएगा. इट वुड नॉट अप्लाई फॉर द प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल्स या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रेसिपिएंट. ठीक है, अब आ जाओ. मतलब ओनली ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट फॉर इनएडिक्वेट या विदाउट कंसिडरेशन वुड अट्रैक्ट दिस सेक्शन, मतलब IFOS में आएगा. अब आओ, बहुत इजी सा मैंने आपको चार्ट बना के दिया है, इसको पढ़ लो और कुछ नहीं करना है.
ठीक है, पहला पॉइंट, नेचर ऑफ गिफ्ट, कैश दिया, चेक दिया या ड्राफ्ट दिया। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर पर्सन ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर इज मोर देन 50,000, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। अगर लेस देन 50,000 है कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। एग्रीगेट अमाउंट टोटल, कैश के बारे में बात हो रही है, चेक के बारे में बात हो रही है, ड्राफ्ट के बारे में बात हो रही है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कार मिले, बाइक मिले, टू व्हीलर मिले, फोर व्हीलर मिले, रेफ्रिजरेटर मिले, फ्री मिलता है विदाउट कंसिडरेशन, इफ एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड इज मोर देन 50,000, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल है। लेस देन 50,000 मतलब एग्रीगेट मतलब लेस देन 50,000 क्या कंसेशनल मिलता है, तो इन सच केस क्या होगा, जितना डिस्काउंट है, अगर वो डिस्काउंट 50,000 से ज्यादा है तो द टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड इज टैक्सेबल। और अगर वैल्यू ऑफ डिस्काउंट इज लेस देन 50,000 कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। डिस्काउंट का अमाउंट अगर 50,000 से ज्यादा है तो पूरा डिस्काउंट का अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। डिस्काउंट का अमाउंट 50,000 से कम है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। रिसिप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग मिल गई तो लैंड मिल गया, सिंगल ट्रांजैक्शन फ्री में मिला, तो इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इस 50,000 से ज्यादा है, होल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज टैक्सेबल। अगर कंसेशनल है, डिस्काउंट 50,000 से ज्यादा है, 50,000 डिस्काउंट ज्यादा है, किससे, दो पार्ट लिया गया, एक 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन माइनस डिस्काउंट, ठीक है, तो विच एवर इज हायर विल बी टैक्सेबल। सर किस किस का, दिस वन 50,000, 10% ऑफ कंसिडरेशन माइनस डिस्काउंट, ये दोनों में से जो भी अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, वो मतलब उससे ज्यादा का डिस्काउंट है, तो इन सच केस आप क्या करोगे, वो जो अमाउंट है टैक्सेबल हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, इफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट जो है 50,000 या 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है तो डिस्काउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या क्या फॉलोइंग गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं होते, ये गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर अमाउंट, कुछ भी अमाउंट हो टैक्सेबल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे सर, गिफ्ट रिलेटिव से मिला है, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज मिला है, अंडर बाय विल और इनहेरिटेंस मिला है, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पे या डोनर मिला है, लोकल अथॉरिटी से मिला है, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला है, गिफ्ट रिसीव बाय अ ट्रस्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, तो ट्रस्ट मस्ट बी क्रिएटेड फॉर बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव और इंडिविजुअल। मतलब इन सब केसेस में अगर गिफ्ट मिलता है तो इन सच केस वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होगा। तो बेसिकली तुमको क्या ध्यान रखना, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये एग्जेम्प्टेड होगा, ये ध्यान रखना, इतना ही तुमको याद रखना है तुम्हारे बीकॉम एग्जाम के लिए। मीनिंग ऑफ रिलेटिव्स क्या होगी, रिलेटिव्स में कौन कौन आता है ये ध्यान रख लो। रिलेटिव में स्पाउस, ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस मतलब क्या होता है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ब्रदर सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर सिस्टर ऑफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल। लीनियली असेंडेंट और डिसेंडेंट क्या होता है, असेंडेंट मतलब बेसिकली क्या हुआ, असेंडेंट मतलब हमसे ऊपर वाले, मतलब हमारे पूर्वज, माँ बाप, दादाजी दादी जी, परदादाजी परदादी जी, और हमारे नीचे वाले मतलब हमारे बच्चे, बेटे, पोते, पड़पोते एटसेट्रा, दैट आर लीनियरली डिसेंडेंट। ठीक है, स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द पर्संस रेफर्ड टू अबव। ठीक है, अब जो जो नाम लिए गए हैं उनकी कोई भी स्पाउस हो उनको भी हम रिलेटिव में कंसीडर करेंगे। एंड एचयूएफ में किसको लिया जाता है सर, एनी मेंबर ऑफ एचयूएफ विल बी कंसीडर्ड एज रिलेटिव। ओके, दैट्स इट, इतना ध्यान रखना, यहाँ ध्यान रहेगा ना। ओके चलो अब आओ, परमिसेबल डिडक्शंस फ्रॉम आईएफओएस। अगर आप इंटरेस्ट लेते, लोन लेते हो, क्यों, शेयर्स खरीदने के लिए, तो शेयर्स से रिलेटेड जो गेन होगा उसमें इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिल जाएगा। तो बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स ध्यान रखना, कोई भी इनकम आपको मिलती है, कोई भी इनकम आपको मिलती है, उससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वही अलाउड होंगे, और कैजुअल इनकम्स के ऊपर कोई भी खर्चे अलाउड नहीं होंगे। पर्सनल एक्सपेंडिचर्स नहीं अलाउड होंगे, कैजुअल इनकम पे कोई भी खर्चे अलाउड नहीं होंगे। इनकम टैक्स अगर आप पे करते हो तो उसका कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। सैलरीज पेबल आउटसाइड इंडिया, नो टीडीएस, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। पेमेंट टू रेसिडेंट्स, तो रेसिडेंट्स जो अगर पेमेंट करते हो कुछ आप, तो 30% ऑफ द सम पेड शैल बी डिसअलाउड इफ टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हो, या टैक्स आफ्टर डिडक्शन इज नॉट पेड बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, तो इन सच केस वो भी बेसिकली डिसअलाउड हो जाएगा। पेमेंट टू रिलेटिव, एक्सेसिव पेमेंट शैल बी डिसअलाउड, मतलब बेसिकली ये सैलरी पार्ट का है, यहाँ का नहीं है। कैश पेमेंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
अब चलिए एक मास्टर प्रॉब्लम करता हूं, फिर तुम लोग को सीयू में एग्जाम में आए हुए प्रॉब्लम्स करवा देता हूं। दैट्स इट, और कुछ नहीं करने का आईएफओएस में। देखो आप सिंपली क्या करोगे, आईएफओएस में आपको पता लगाना है कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है। मैंने सॉल्यूशन के साथ दिया है, तो आप खुद बताओ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स टैक्सेबल होगा? यस, देखो मैंने लिख दिया, अपने इनकम कंप्यूट कर रहा है, खाली अमाउंट लिखते जाना। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स टैक्सेबल एज आईएफओएस, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स टैक्सेबल एज आईएफओएस, डिविडेंड ऑन फॉरेन कंपनी टैक्सेबल एज आईएफओएस, राइट। इसके बाद आते जाइए, देखिए डिविडेंड रिसीव फ्रॉम आसाम टी लिमिटेड 60% ऑफ द इनकम इज एग्रीकल्चरल इनकम। इसका क्या करेंगे सर? इससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी का इनकम से हमको क्या मतलब है? कंपनी का एग्रीकल्चरल इनकम है उससे मतलब नहीं है, हमें तो डिविडेंड मिला है, डिविडेंड किसी भी कंपनी से मिले टैक्सेबल है, तो टैक्सेबल है। अब नेक्स्ट आ जाओ, एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड है, अगर इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम है तो। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, दिस इज एग्जेम्प्टेड, देखो एग्जाम्प लिख दिया मैंने। अब आ जाओ, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड इन पाकिस्तान, ये टैक्सेबल हो जाएगा, मैंने ले लिया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट सर, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टैक्सेबल हो जाएगा 18,000, लेकिन ये इंटरेस्ट को ग्रॉसअप करना होगा क्योंकि ये बोल रहा है नेट अमाउंट है, तो जनरली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे अगर नेट अमाउंट दे दे, इसमें 10% टीडीएस डिडक्टेड होता है, तो मतलब 10% टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो ये 18,000 का जो अमाउंट है दैट इज 10% हेयर कट के बाद कितना हुआ, 90% हुआ। इसको ग्रॉसअप करने के लिए डिवाइडेड बाई 90% कर देना, यू विल गेट 20,000, और 20,000 आप यहाँ पे ले लोगे। हाँ, अगर यहाँ नेट नहीं लिखा रहता तो आप मान लेते यही ग्रॉस है और इसी को ले लेते। विनिंग फ्रॉम ये हॉर्स रेसेस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ग्रॉस अमाउंट ही है। नेक्स्ट आ जाओ, रेंट फ्रॉम सबलेटिंग हाउस 40,000, इसमें उस बंदे ने क्या किया, रेंट पे किया, रेंट पेएबल बाय मिस्टर मोहन फॉर द सबलेट हाउस, मतलब जिससे मैंने रेंट, मैं सपोज करो मिस्टर मोहन हूं, हम मिस्टर मोहन का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहा है रेंट पेएबल बाय मिस्टर मोहन फॉर द सबलेट हाउस, जो मैंने हाउस सबलेट किया उसके लिए मुझे रेंट 22,000, मैंने रेंट कितना दिया 25,000, अब 5,000 मेरा कुछ खर्चा है, तो मेरी इनकम कितनी हुई 40,000 माइनस 25,000 माइनस 5,000, दैट विल बी माई नेट इनकम। तो यहाँ पे ये अमाउंट आएगा 10,000 का। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट आइए सर, इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी एटसेट्रा अंडर अ कॉम्पोजिट लीज, कॉम्पोजिट लीज पे है, सेपरेबल नहीं है, यहीं पे आएगा। अगर सेपरेबल नहीं है तो उससे रिलेटेड कोई खर्चा है तो डिडक्ट कर देना। कुछ खर्चा है क्या? है ना? अलाउबल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, देन फायर इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, इन दोनों को माइनस कर दो, ये मैंने माइनस कर दिया और इनकम ले ली मैंने। अब इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट फुल्ली टैक्सेबल, देन नेक्स्ट पार्ट डायरेक्टर सिटिंग फी फुल्ली टैक्सेबल एज आईएफओएस। समझ में आ रहा होगा, एकदम सिंपल है, खाली आइडेंटिफाई करना है, पुट करते जाना है। नेक्स्ट इसके बाद क्या बोल रहा है, ग्राउंड रेंट रिसीव फ्रॉम लैंड इन पठानकोट, ग्राउंड रेंट फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, मैंने क्या बोला था, इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज जो भी होगा वो 78% टैक्सेबल होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया था, देख लो, हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, अपने पास क्या है, अमाउंट रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, कुछ नहीं बताया, ग्रॉस है कि नेट है, तो विल अज्यूम ग्रॉस है और एज इट इज ये सेम अमाउंट ले लेंगे, हो गया अमाउंट। एंड दिस विल बी, इसको टोटल कर दो, यू विल गेट योर टॉक्स द टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसा क्वेश्चन 10 नंबर के लिए दिया जा सकता है। मैंने बहुत ही फास्ट ट्रैक में वन शॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बता दिया। अब चलिए कुछ सम्स करते हैं, ये सारे एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स है, मैंने ईयर नहीं लिखे हैं बट एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स है, तो जल्दी जल्दी समझते हैं, कुछ करना तो है नहीं। चलो एक सम तो मैं करके दिखाई देता हूं, तो चलो इसमें आओ। चलो पहले 2022 का सम सॉल्व करते हैं। 2022 के सम में क्या दिया हुआ सर, देखो आपके पास 2022 में सबसे पहले दिख रहा है पहला क्वेश्चन, इसमें बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम, 3 नंबर। तो हेड्स ऑफ इनकम क्या होती है, बेसिकली हेड्स ऑफ इनकम मतलब क्या होता है, जिस हेड में जाके इनकम चार्जेबल टू टैक्स होती है। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, मतलब किस नाम से इनकम टैक्सेबल होगी, दैट इज नोन एज द हेड्स ऑफ इनकम। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इनकम, सोर्सेज ऑफ इनकम मींस फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द इनकम, एंड ये अनलिमिटेड हो सकता है, बट हेड्स ऑफ इनकम सिर्फ 5 है, और सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी हो सकता है। आपके पास 5 हाउस प्रॉपर्टी है तो यह 5 सोर्सेज ऑफ इनकम, बट हेड्स ऑफ इनकम इज वन ओनली, दैट इज इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। आप 3 जगह जॉब करते हो पार्ट टाइम, तो बेसिकली क्या हुआ, यू आर गेटिंग 3 सोर्सेज, 3 सोर्सेज से आपको इनकम मिल रही है।
लेकिन हेड्स तो एक ही होगा ना, इनकम अंडर दैट सैलरी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम। अगर आप लोगों को लगता है क्लासेस इस तरह से होनी चाहिए, मैं तुम लोगों को क्या करवाने वाला हूं, एग्जाम के 2 दिन पहले, मतलब जिस दिन एग्जाम है उसके 1 दिन पहले और उसके भी 1 दिन पहले, मतलब जिस दिन एग्जाम है उसको 2 दिन पहले आप मेरे को दे देना। अभी तो मैं जो क्लासेस करवा रहा हूं उसको तो अच्छे से देख ही लो, एंड उसके बाद वो 2 दिन में तुम लोगों के सारे टॉपिक्स को फिर से रिकैप करा दूंगा एकदम नटशेल में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपको अच्छा मार्क्स मिल सके। लेकिन आपको इतना सा काम करना है, आप लोग सभी अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने बोल दो। उससे क्या होगा, जैसे ही मैं लाइव जाऊंगा सबको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज क्या होगा ना, जो बच्चे अगर हमारे ग्रुप में नहीं है तो उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। दैट इज वाई आस्क योर फ्रेंड्स, योर कॉलेज ग्रुप्स एटसेट्रा टू ज्वाइन माय वाईटी चैनल, टू सब्सक्राइब माय वाईटी चैनल। चलिए इधर आइए सर, अब 2 नंबर क्या दे दिया, 2 नंबर देखो अदर सोर्सेज है। बोल रहा है बताओ किस हेड्स ऑफ इनकम में ये इनकम कंसीडर की जाएगी। और अदर सोर्सेज नहीं है, हेड्स ऑफ इनकम पूछा है। मिताली रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹96,000 बाय लेटिंग आउट वन ऑफ हर फ्लैट्स टू टेनेंट। दिस इज इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, गॉट इट। And Chetali, a widow, received 1,20,000 as pension due to death of her husband. This is अभी हमने समझा था फैमिली पेंशन। This is income from other sources. इसमें एग्जाम्पशन भी था, जो अमाउंट मिला उसका 1/3 और ₹15,000 whichever is lower, राइट ना। ठीक है, चलिए अब आइए अदर सोर्सेज। दिस वन अदर सोर्सेज 5 नंबर, ये तुम्हारा सीबीसीएस का क्वेश्चन था, उसमें और भी चीजें हुआ करती थी, तो इसमें ये आईएफओएस 5 नंबर के लिए पूछा जाता था। अभी आपसे 3 ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। 5 नंबर ग्रुप ए, 10 नंबर ग्रुप बी, 15 नंबर ग्रुप सी। ग्रुप सी में तुमसे सैलरी पूछा जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी पूछा जाएगा, पीजी पूछा जाएगा। कोई 2 करना होगा तो कोई 2 पे कमांड कर सकते हो, एक को छोड़ के भी जा सकते हो। 100% श्योर है पूछेगा ही अगर तुमको लगता है इतना सारा नहीं कर सकते हैं तो बिंग बीकॉम स्टूडेंट आप कोई एक चैप्टर पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी में से छोड़ के जा सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट आइए। 3rd नंबर 5 मार्क्स में पूछा गया था, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूं। फॉर्मेट आपको पता है लेकिन फिर भी मैं करके बता दे रहा हूं। एक सम कर रहा हूं, उसके बाद अपने सिंपली समझेंगे टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। एसएससी, उसका स्टेटस, कंप्यूटेशन। एसएससी का नाम क्या है सर? एसएससी का नाम है मिसेस सबाना मोला, मिसेस सबाना। सर स्टेटस क्या है? मैंने बोला तो ऑलवेज राइट रेसिडेंट इंडिविजुअल। कंप्यूटेशन क्या करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। प्रीवियस ईयर क्या है तुम्हारे लिए? ऑलवेज प्रीवियस ईयर 23-24 रहेगा, बट रुक जाओ, इस सम में क्या दिया हुआ है? असेसमेंट ईयर 22-23 यानी प्रीवियस ईयर 21-22, राइट। ठीक है, तो हम 21-22 ही लिखते हैं। बट हाँ, तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रीवियस ईयर 23-24 रहेगा, 21-22 एंड असेसमेंट ईयर 22-23। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। सिंपली कॉपी पेस्ट मारना। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल 16,000। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल 16,000। नेक्स्ट क्या था सर? डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल 10,500। अब आइए नेक्स्ट पार्ट सर, कितना? फैमिली पेंशन रिसीव 14,000 पर मंथ। फैमिली पेंशन कितना मिला सर? 14,000 पर मंथ। 14,000 इंटू 12 करिए। 14,000 इंटू 12 होता है 1,68,000, जिसमें आप क्या करोगे? एग्जाम्पशन लोगे,
प्लस एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन कितना मिलने वाला है? एग्जाम्पशन जो हमारा है 1/3 ऑफ 1,68,000 जो कितना होता है, दैट इज 56,000 और रुपीस 15,000, विच एवर इज लोअर का एग्जाम्पशन मिलेगा, मतलब वी विल गेट एग्जाम्पशन ऑफ रुपीस 15,000 एंड द बैलेंस अमाउंट विल बी टैक्सेबल। 1,68,000 माइनस 15,000 दैट कम्स टू 1,53,000। ठीक है सर। अच्छा चलिए नेक्स्ट आइए। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट पार्ट क्या दिया सर, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। 35,000 रुपया तुमने इनकम कमाई, जिसमें से तुमने रेंट जो ये हाउस जिससे लिया था उसे 20,000 का रेंट दिया, अदर कुछ एक्सपेंसेस किया, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? आपकी इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हो गई 35,000 माइनस 20,000 माइनस 7,500, दैट कम्स टू 7,500, राइट। ठीक है, तो कंसीडर इट इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। कितना? 7,500 बस हो गया, इसको टोटल कर दो, दैट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। $1,87,000 गॉट इट। इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द सम। अब आइए नेक्स्ट सम भी देखते हैं। चलिए 2021 के सम को करते हैं। देखो 2021 में तुमसे ये जो सम पूछा गया था, 2021 में आपसे जो सम पूछा गया, सम नंबर 4, सम नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, मिसेस माला सेन ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है प्रीवियस ईयर 2021 के लिए, आपको उसकी अदर सोर्सेस इनकम निकाल के बतानी है। बोल रहा है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज है जो 137,600 है, लेकिन उसमें इतना टीडीएस कटा हुआ है, तो एक्सपेंसेस ये है, एक्सपेंसेस को तो मारो गोली, कैजुअल इनकम को कोई एक्सपेंसेस नहीं लिया जाता है, बट इस इनकम को ग्रॉसअप करके लेना पड़ेगा। सर कैसे ग्रॉसअप करेंगे? 137,600 डिवाइडेड बाई कितना परसेंट हो जाएगा ये? 100 माइनस 37.2%। ये अप्लाई करो, यू विल गेट ग्रॉस्ड अप इनकम। तो देखिए कितना आ रहा है, 31.2 है, सॉरी मैंने 37.2 लिख दिया, इट्स 31.2। तो ये कितना हो गया? 100 माइनस 31.2 इज 68.8, मतलब 137,600 डिवाइडेड बाई 68.8%, दैट कम्स टू रुपीज 2 lakhs। मतलब आप जब लॉटरी इनकम लोगे तो वो कितनी लेनी होगी? 2 लाख रुपया लेनी होगी। ठीक है, क्लियर है? ग्रॉस्ड अप करके लेना। रुपीज 40,000 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 4,000 रुपया टुवर्ड्स कलेक्शन चार्जेस लगा, तो इंटरेस्ट के ऊपर कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब आप ये 40,000 की इनकम कंसीडर करोगी। डिविडेंड फ्रॉम टाटा स्टील पूरा ले लोगे। फैमिली पेंशन रिसीव में क्या करने का है सर? इसमें से 48,000 में से क्या लेस करोगी? 15,000 और 48,000 का 1/3, whichever is lower 16,000, तो which one should be deducted? ऑब्वियस सा बात है सर 15,000। तो इसमें से आप क्या करने वाले हो? इसमें से 15,000 डिडक्ट कर देना, जो अमाउंट बचेगा वो कितना हो जाएगा? 48,000 माइनस 15,000, 33,000 will be taxable family pension. Income from agricultural land situated in Bangladesh, outside India, इंडिया में होता तो exempted होता, outside India fully taxable है, राइट? हो गया। कितना नंबर मिला? 10 नंबर। ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2021 का पेपर था। अब एक और पेपर सॉल्व करते हैं, 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ मैंने ना बहुत सारे और क्वेश्चंस भी दिए आप लोगों को नोट्स में। देखो प्रॉब्लम नंबर 1 से लेके मैंने प्रॉब्लम नंबर 11 तक दिया है, बट हाँ मैंने ये जो 3 क्वेश्चन और एक तो मैंने मास्टर प्रॉब्लम डिस्कस की, उसमें सब कवर्ड है, तो आप लोग इजीली कर पाओगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट लगता है तो ग्रुप में व्हाट्सअप करना, मैं रिप्लाई करूंगा। अच्छा, अब आइए सबसे पहले 2019 का पेपर सॉल्व करते हैं। 2019 में आईएफओएस दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में, एंड मार्क्स कितना है? देखो 2 + 1 + 1 + 1, मतलब टोटल देखा जाए तो 5 नंबर का पूछा गया था, बट तुम्हारे लिए 10 नंबर मिनिमम पूछा जाएगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो 5 नंबर और मिल जाएगा। अच्छा सर यहाँ बताइए, लॉटरी इनकम टैक्सेबल होगा? यस, लेकिन 84,000 नेट इनकम है, आफ्टर टीडीएस है, तो इसको ग्रॉसअप कर देना। कितना ग्रॉसअप करोगे सर? ये 84,000 दिया हुआ है, 30% डिडक्ट करने के बाद
तो हम इसे डिवाइडेड बाई 70% करेंगे। क्यों सर 70%? 100 माइनस 30 इज 70। तो देखो ये कितना आ रहा है, दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल, दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल, दैट इज रुपीज 1,20,000। अब सर इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ द हाउस क्या करोगे? 1,08,000 में से रेंट कलेक्शन चार्जेस माइनस करोगे, इंश्योरेंस माइनस करोगे, रेंट पेड माइनस करोगे, जो बचेगा वो टैक्सेबल होगा। कितना सर? It's 17,400. Got it? Dividend from ABPL Indian company fully taxable. Dividend from Johnson Limited foreign company fully taxable. सबको ऐड कर देना, तुमको पता चल जाएगा. This is the total income under the head IFOS, income from other sources. तो these are the things and income from other sources यही है और कुछ नहीं है. इतना अगर आप अच्छे से कर लेते हो आपको 10 नंबर मिल गया. तो इतना प्लीज अच्छे से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके. ओके चलो तब टेक केयर, बाय बाय, पढ़ाई करो.